जय हिंद। मेरा नाम है संदीप वशिष्ठ और हम लोग B1 टेस्ट एस्पिरेंट्स के लिए न्यू क्रिमिनल लॉज के वीडियोस बना रहे हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सेक्शन 172 तक जो है वो डिस्कस कर लिया था। डिस्कस कौन से प्रोविजंस हमने करे हैं, जो प्रोविजंस नए ऐड करे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में और जो प्रोविजंस सीआरपीसी में नहीं हुआ करते थे। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 173 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। हमें ये देखना होगा 173 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता क्या है। एफआईआर जो होता है वो 173 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दर्ज किया जाता है। ये पहले दर्ज किया जाता था सेक्शन 154 सीआरपीसी में, अभी दर्ज किया जा रहा है एफआईआर जो है 173 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। 173 जब से आया है कुछ एक चेंजेस जो है पुलिस की कार्यवाही में, पुलिस का जो एफआईआर दर्ज करने का जो तरीका था वो थोड़ा सा बदला है, हम जानेंगे उसके बारे में। सबसे पहले इन्होंने कहा है जो 173 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बेयर एक्ट साथ में रखते हैं ताकि कोई गलती ना हो। 173 में एक इन्होंने लाइन लिखी है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जुरिडिक्शन, मतलब अधिकार क्षेत्र के अलावा। बोलता है कि एफआईआर जो एसएचओ होगा थाने का, उसको किसी भी अपराध की सूचना मिलती है। ठीक है जी। एफआईआर कौन से अपराधों में होती है ये हमें पता होना चाहिए। जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, संज्ञेय अपराध होते हैं, उसमें एफआईआर दर्ज होता है। जो असंज्ञेय अपराध होते हैं उसमें एनसीआर दर्ज होता है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट दर्ज होती है। तो बोलता है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जुरिडिक्शन, मतलब पहली बात जीरो एफआईआर। जैसे ही उसने इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जुरिडिक्शन कहा वहां पर आ गया जीरो एफआईआर। मतलब मामला कहीं भी हुआ हो, अपराध भारतवर्ष में किसी के साथ कहीं भी घटित हुआ हो, उसकी एफआईआर पूरे भारतवर्ष में किसी भी थाने में जाके जो है दर्ज कराई जा सकती है। सेक्शन कहां प्रावधान है? 173 बीएनएसएस में। क्वेश्चन आपको आ सकता है कि जीरो एफआईआर बीएनएसएस की कौन सी धारा में दर्ज की जाती है, तो आपको ध्यान रखना है। पहला आ सकता है कि एफआईआर कौन सी धारा में दर्ज की जाती है, तो सेक्शन 173 आपका आंसर होगा। जीरो एफआईआर कौन सी सेक्शन में दर्ज की जाती है, आपका आंसर होगा 173। अब आगे आपको पूछ सकता है ई एफआईआर कौन सी सेक्शन में दर्ज की जाती है, आपने लिखना है 173। अभी जो एफआईआर, पहले हम लोग सिंपल एफआईआर कहा करते थे, लेकिन अभी एफआईआर जीरो एफआईआर भी हो गया है, ई एफआईआर भी हो गया है, एक हो गया है प्राथमिक जांच, वो भी 173 के सबसेक्शन 3 में होता है। ठीक है, ये चार चीजें आपको 173 में याद रखनी है। आपको जब भी 173 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, चाहे वो B1 है, चाहे वो कोई और क्वेश्चन आप पेपर दे रहे हो लॉ से रिलेटेड, तो आपको 173 में ये चीजें जो है जरूर पूछी जाएंगी, मतलब आएंगी ही आएंगी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे जीरो एफआईआर होता क्या है। पहले बारी बारी से बात करेंगे। पहले जीरो एफआईआर क्या होता है, फिर ई एफआईआर क्या होता है, फिर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पुलिस कैसे करती है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो 173 में पुलिस कार्यवाही करती है वो करती है संज्ञेय अपराधों में। ठीक है, ये हमें कॉन्सेप्ट सीधा क्लियर रखना है। अगर संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध में आपको कंफ्यूजन होगी, कोई अलग से वीडियो है मेरे सारे बने हुए, मेरे चैनल पे जाइए। पुलिस की लैंग्वेज में, एडवोकेट की लैंग्वेज, सेपरेट चीजें हैं। अगर पुलिस वाले को देखना है तो पुलिस वाले की लैंग्वेज में है, अगर एडवोकेट को देखना है तो उसको एडवोकेट वाली की भाषा में जो है उसमें बताया गया है अलग अलग तरीके से। आप देखिए, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा काफी चीजें। सबसे पहले जीरो एफआईआर डिस्कस करते हैं। देखिए, मैं रहने वाला हूं, सपोज कर दीजिए चंडीगढ़ का, मैं घूमने गया शिमला, वहां मेरे साथ अपराध हुआ, सपोज कर लो कोई स्नैचिंग हो गई। ठीक है, मेरा फोन कोई खींच के ले गया। अब मैं क्या करूंगा, नॉर्मली रहने वाला कहां हूं, चंडीगढ़ का, शिमला में मैं घूमने गया हूं, तो शिमला में मैं किसी भी पुलिस स्टेशन में जाऊंगा और अपनी एफआईआर दर्ज करवा दूंगा। ये है ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। ठीक है, नॉर्मल केसेस में क्या होता है, हम लोग जहां गए होते हैं, यहां हमारे साथ अपराध होता है, हम लोग वहीं पे जाके एफआईआर दर्ज कराते हैं। लेकिन यहां क्या हुआ, मैं गया, अपराध मेरे साथ हुआ है शिमला में, तो मैं क्या करूंगा, शिमला में हो सकता है मेरा मानसिक संतुलन ऐसा था कि मैं एफआईआर दर्ज कराने ही नहीं जा सका। मतलब मैं उस सदमे से नहीं उभर पाया, यार कोई आदमी आया स्नैचिंग करके मेरे से निकल गया, ले गया, सामान ले गया,
मेरे को स्ट्रेस हो गया, हो सकता है मैं शिमला ना जा पाऊं, मैं आ गया वापस 3 दिन के बाद या 2 दिन के बाद चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ में मेरा मानसिक संतुलन थोड़ा सा ठीक होता है और मुझे लगता है यार फोन मेरा बहुत कॉस्टली था, उसमें तो मेरा बहुत सारा डेटा था, तो मैं क्या करूंगा, चंडीगढ़ मेरा मन किया कि मैं जाके यार एफआईआर दर्ज करा लेता हूं। तो 173 में सेक्शन में लिखा है इररिस्पेक्टिव ऑफ द पुलिस स्टेशन। तो मैं जब चंडीगढ़ पुलिस के पास जाऊंगा एफआईआर दर्ज कराने के लिए और मैं कहूंगा कि शिमला में मेरे साथ स्नैचिंग हुई, तो चंडीगढ़ का जो एसएचओ होगा, जो थानेदार होगा, मुझे ये नहीं कहेगा कि शिमला में आपके साथ स्नैचिंग हुई है तो आप शिमला जाइए एफआईआर दर्ज कराने के लिए, या आपने शिमला में क्यों नहीं कराई। वो क्या करेगा, सेक्शन 173 बीएनएसएस में मेरा एफआईआर लिख लेगा। क्यों लिखेगा, एरिया किसका था, एरिया तो शिमला का था ना। पहले तो जो पुराना वाला सीआरपीसी वाला पीरियड था उस टाइम तो दरोगा जी बोलते कि यार जाइए आप शिमला में एफआईआर कराइए, यहां नहीं आपका एफआईआर होगा क्योंकि वो हमारा एरिया नहीं है। लेकिन 173 बीएनएसएस में लॉ मेकर्स कॉन्सेप्ट लेके आए हैं कि अपराध इंडिया में चाहे कहीं भी हो, वो कहीं भी रिपोर्ट किया जा सकता है। अब इस एग्जांपल में मैं रहने वाला चंडीगढ़ का हूं, शिमला में मेरे साथ अपराध हुआ और मैं चला गया वापस चंडीगढ़। शिमला में मैंने रिपोर्ट नहीं कराया, चंडीगढ़ पुलिस को जाके मैंने कहा कि मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना हुई है, उसको आप दर्ज कीजिए। तो चंडीगढ़ पुलिस दर्ज करेगी 0 एफआईआर। अब इसको 0 एफआईआर क्यों कहते हैं ये मैं बता देता हूं। दिल्ली पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज होती है तो हर एक साल का ना 1 2 3 4 5 ऐसे नंबरिंग होता है एफआईआर का, कि आज सुबह अगर पिछला नंबरिंग यहाँ पे 160 था तो आज अगर कोई एफआईआर आ गई तो 161 होगा, 162 होगा। तो 0 एफआईआर जो दर्ज की जाती है वो मेरे पुलिस स्टेशन का, चंडीगढ़ के पुलिस स्टेशन का तो एफआईआर नहीं है, इसलिए वो रेगुलर एफआईआर उसको दर्ज नहीं कर सकते। वो क्या दर्ज करेंगे, 00/25 2025 साल है, 00 क्या हुआ, मतलब ये नंबरिंग उन्होंने नहीं दी इसको, क्योंकि ये रेगुलर नंबरिंग है, इसको दे दी 00 नंबरिंग, इसलिए इसको 0 एफआईआर कहा जाता है। कॉन्सेप्ट जो है 0 एफआईआर का वो ये है। अब देखिए जैसे ही इसने 0 एफआईआर किसने दर्ज किया, ये चंडीगढ़ पुलिस ने। अब चंडीगढ़ पुलिस जैसे ही 0 एफआईआर दर्ज किया, सेक्शंस वगैरह जो है ये लगा देंगे कि ये सेक्शंस है। अब ये क्या करेंगे, शिमला पुलिस को फॉरवर्ड कर देंगे। क्या बोलेंगे कि भैया जो बकू है वो शिमला का है, जो इंसिडेंट है वो शिमला का है, शिमला में ये अपराध हुआ है व्यक्ति के साथ, आप इसको लीजिए। ये क्या करेंगे, उसको फॉरवर्ड कर देंगे। फॉरवर्ड कैसे करेंगे, सीसीटीएनएस में ऑप्शन है 0 एफआईआर को फॉरवर्ड करने के लिए, अदरवाइज स्पेशल मैसेंजर एक सिपाही साहब को लगाएंगे, नोवेल्प में डालेंगे और वहां पर भेज देंगे शिमला में। और शिमला में जैसे ही ये प्राप्त हुई, शिमला में जैसे ही 0 एफआईआर प्राप्त हुई, वो इसको रेगुलर एफआईआर के तौर पर रजिस्टर करेंगे। ठीक है साहब, तो जो शिमला का नंबर चल रहा होगा उस दिन, अगर चल रहा है 162, तो वो जो 0 एफआईआर गया चंडीगढ़ से वो हो जाएगा 163/25। अब जैसे ही उन्होंने वहां पे दर्ज किया तो इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी शिमला पुलिस। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि शिमला पुलिस के एरिया में ही तो अपराध हुआ है। रिपोर्ट इंडिया में कहीं भी कर दो आप, रेगुलर एफआईआर कहां दर्ज होगी, जाके वहीं पे जहां पर अपराध हुआ था। अब इन्वेस्टिगेशन वहां पे हुई तो ट्रायल कहां चलेगा, ट्रायल भी शिमला में चलेगा, क्योंकि अपराध कहां पे हुआ, शिमला में हुआ था। अब जैसे ही इन्होंने रेगुलर एफआईआर दर्ज की तो ये जो शिमला वाले हैं ये बता देंगे फटाफट चंडीगढ़ वालों को कि आपकी जो एफआईआर थी, हमने जो 0 एफआईआर थी उसको हमने रेगुलर एफआईआर नंबर 163 जो है वो दर्ज कर लिया है। उसमें आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, चार्जशीट करेंगे और जो ट्रायल चलेगा वो शिमला में चलेगा। ये आ गया साहब आपका 0 एफआईआर। इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। 0 एफआईआर पे भी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया। आप बोलेंगे मैं सभी जगह आके बोल रहा हूं कि आप वो देखिएगा। वो रीजन ये है कि जब बीएनएसएस आ रहा था, नए कानून आ रहे थे, तो मैंने जो नए प्रावधान थे, पुलिस के काम की जो चीजें थी, उन सभी पे जो है वीडियोस बना के मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए थे और अच्छे खासे व्यूज आप देख सकते हैं उसको। अब 0 एफआईआर हो गया यहां पे, अब है ई एफआईआर। बोलता है कि किसी के साथ कोई अपराध हुआ है, वो व्हाट्सएप के जरिए, टेलीग्राम के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कहा है उसने। ठीक है, वर्ड क्या है, अगर हम लोग देखें इसमें
इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का हमने पिछले वीडियो में जो हमने सुना था कि उसका क्या मतलब है, कोई भी मतलब डिवाइस से जैसे ही भेजा, इधर उधर इंफॉर्मेशन भेजी, जैसे कंप्यूटर से भेजी, मोबाइल से भेजी, जैसे मर्जी भेजी। तो यहां पे आपने आपका जो पुलिस स्टेशन है, आपका नहीं कहूंगा, ऑल इंडिया में, भारत में किसी भी पुलिस स्टेशन में आप अपने साथ हुए अपराध के बारे में भेज दीजिए लिख के। वो वाला पुलिस स्टेशन क्या देखेगा। अब आपको करना क्या है, जब आप भेजोगे तो आप सिग्नेचर करके भेजोगे। आपने एप्लीकेशन लिखा टू द SHO, मेरे साथ ये चीज हुआ, FIR दर्ज कराने बारे, और यहां पे अपना नेम, एड्रेस लिख दिया और यहां पे सिग्नेचर कर दिए। अगर ये फाइल स्कैन करके पुलिस स्टेशन को मिली है तो पुलिस स्टेशन का फर्ज बनता है कि इसको FIR दर्ज करे तुरंत। अभी तो रिसेंट जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विदेश से भी अगर कोई कंप्लेंट करता है ना कॉग्निजेबल ऑफेंस की, कि उसके साथ जो है अपराध हुआ है या उसके किसी रिश्तेदार के साथ यहां पर अपराध हुआ है, कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो पुलिस को FIR दर्ज करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के साधनों से कोई भी अगर एप्लीकेशन आई है और वो एप्लीकेशन साइंड है, सिग्नेचर है उस पे, तो पुलिस को FIR दर्ज करना पड़ेगा। यहां पे देख लें, हमने कहा कि सिग्नेचर चाहिए, और अगर एप्लीकेशन में सिग्नेचर नहीं है, कोई आदमी सिंपल व्हाट्सएप मैसेज कर देता है SHO को, SHO साहब मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना हुई है, तो पुलिस को जिम्मेवारी दी गई है कि 3 दिन के अंदर उस एप्लीकेशन पर शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर प्राप्त करवाए जाएं और उसके बाद FIR दर्ज की जाए। तो ये क्वेश्चन आपको यहां से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि FIR दर्ज करने के लिए पुलिस के पास शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिए कितने दिन का समय है। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे, सेक्शन 173 BNSS का सबसेक्शन 1, उसका सबसेक्शन 2 जो है, उसमें यह प्रावधान है कि 3 दिन के अंदर जो है उसको लेने पड़ेंगे, सिग्नेचर जो है वो प्राप्त करने पड़ेंगे। ये है नया प्रावधान जो है। और अगर कोई क्वेश्चन आपको आता है कि 0 FIR या फिर EFIR जो है वो कौन सी सेक्शन में दर्ज करने का प्रावधान है, तो आप लिखेंगे 173 का सबसेक्शन 1, ये उसका आंसर होगा। अगर 173 भी आप लिख देते हैं तो वो भी सफिशिएंट है। तो अगर यहां हमने देखा 0 FIR और EFIR के बारे में, और अगर कोई वैसे ही आ रहा है कोई स्टेटमेंट लेके, तो वैसे रेगुलर FIR जो 154 में हुआ करती थी वैसे तो है ही है, लेकिन हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम वो प्रावधान डिस्कस कर रहे हैं जो BNSS में नए लाए गए हैं। अब यहां पर एक जो इंपॉर्टेंट चीज आती है सेक्शन 173 में कि स्टेटमेंट कौन लिखेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें क्वेश्चन आ सकता है। तो हमने सीधा रखना है कि रेप से रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस है या फिर एसिड अटैक किसी महिला पर हुआ है, तो उस महिला का जो स्टेटमेंट होगा वो महिला पुलिस ऑफिसर के द्वारा लिखा जाएगा, वो महिला पुलिस ऑफिसर के द्वारा लिखा जाएगा, या किसी अगर महिला पुलिस ऑफिसर उपलब्ध नहीं है तो किसी महिला अधिकारी द्वारा लिखा जाएगा। अगर आपको याद करनी है कि यहां महिला का स्टेटमेंट, जो महिला का जो स्टेटमेंट होगा वो महिला के द्वारा ही लिखा जाएगा। वो BNS की कौन सी धाराओं के अंतर्गत अगर ऐसा अपराध होगा तो किया जाएगा, 64 से लेके आपने लिख लेना है इसमें 79, लेकिन इसमें 72 और 73 नहीं है। तो इसका आपको मैं फॉर्मूला बताऊं, आपने याद करना है सेक्शन 64 से लेके 79, और उसमें से 72 और 73 निकालना। एक मूवी आई थी अक्षय कुमार की, उसमें उसका नाम जो था अक्षय कुमार का 72 सिंह और 73 सिंह था। तो आपने ये दो चीजें 72 सिंह और 73 सिंह को बीच में से निकाल लेना है, 64 से लेके 69, और एक सेक्शन इसमें 124 BNS और जोड़नी है एसिड अटैक की। अगर कोई महिला थाने में आती है जिसके साथ बलात्कार हुआ है, बलात्कार का प्रयास हुआ है, या जिस पर एसिड अटैक हुआ है या एसिड अटैक का प्रयास हुआ है, उसका स्टेटमेंट महिला ऑफिसर द्वारा लिखा जाएगा या महिला पुलिस ऑफिसर द्वारा लिखा जाएगा। मतलब थाने में अगर महिला पुलिस ऑफिसर अवेलेबल नहीं है तो कोई और महिला ऑफिसर लिख सकती है। बस आपको यह क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी धाराओं में, किन धाराओं में महिला का बयान जो है महिला पुलिस ऑफिसर द्वारा लिखा जाएगा या महिला ऑफिसर द्वारा लिखा जाएगा। तो आपने उसमें लिखना है 62 to 79, 74 से लेके 79 तक जो है, जो भी सेक्शंस हैं, रेप से रिलेटेड सेक्शंस हैं, इसमें आपने 72 और 73 निकाल देनी है। बाकी सेक्शन 72 और 73 जो है वो महिला की आइडेंटिटी से रिलेटेड है, रेप विक्टिम की आइडेंटिटी से रिलेटेड है, वहां पर जो है आपको वो सेक्शंस नहीं लिखनी है। बाकी आपको 124 लिखना है। आपका क्वेश्चन का आंसर इसमें आ जाएगा कि महिला का स्टेटमेंट जो है
किसी विक्टिम महिला का स्टेटमेंट किसी महिला पुलिस ऑफिसर द्वारा कब लिखा जाता है। तो ये इसमें मेन चेंज आया हुआ है। सीधा इन्होंने लिखा है कि जब भी एफआईआर दर्ज की जाएगी, किसी महिला के साथ अपराध हुआ होगा, कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ होगा, तो उसकी स्टेटमेंट महिला पुलिस ऑफिसर के द्वारा लिखी जाएगी। उसके बाद कहा गया है कि यही 64 से लेके 79 124 बीएनएस ये पूरी है, यहां पे 72 और 73 नहीं है। अगर ऐसा कोई महिला थाने में आती है और वो स्पेशली एबल्ड है, मतलब मानसिक या शारीरिक रूप से जो है किसी तरीके से वो अक्षम है, उसका स्टेटमेंट पहली बात जो है किसके द्वारा लिखा जाएगा, पहले तो उसके मनपसंद स्थान पर। तो ऐसी महिला का स्टेटमेंट उसके द्वारा बताए गए स्थान पर लिखा जाएगा, मतलब उसके घर पर लिखा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकते हैं कि ऐसी महिला जो स्पेशली एबल्ड है, उसके साथ बलात्कार का अटैक हुआ है उसके ऊपर या सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, उसका स्टेटमेंट कहां लिखा जाएगा। तो पुलिस उसके घर में या उसके द्वारा सुझाए गए स्थान पर जो है स्टेटमेंट लिखने जाएगी, और स्पेशल एजुकेटर होगा साथ में। दुभाषिया या फिर स्पेशल एजुकेटर चाहिए भाई, या और साथ में दुभाषिया चाहिए, स्पेशल एजुकेटर चाहिए, और स्थान जो है उसकी पसंद का होना चाहिए, और इसकी वीडियोग्राफी होगी। वैसे वीडियोग्राफी तो मैंडेटरी ही है आजकल, स्टेटमेंट एफआईआर महिलाओं से रिलेटेड कोई भी आती है उसके पुलिस जो है वीडियोग्राफी करती है, लेकिन यहां पे आपने ध्यान रखना है इस स्टेटमेंट का जो स्पेशली एबल्ड महिला है, इसको हम लोग बोलते हैं मानसिक व शारीरिक तौर पर जो है अक्षम महिला किसी भी तरीके से। अब इसमें ध्यान रखिएगा, अगर किसी महिला की उंगली भी कटी है, चाहे वो आंशिक है या पूर्णतः है, ये इन्होंने वो नहीं लिखा कि उसकी कितनी % जो है उसमें डिसेबिलिटी होनी चाहिए। अगर कम डिसेबिलिटी भी है किसी महिला में, उसका स्टेटमेंट भी जो है स्पेशली एबल्ड महिला उसको ट्रीट किया जाएगा, और उसके साथ अगर 64 से लेकर 79 तक बीएनएस की जो सेक्शंस हैं या 124 बीएनएस जो है इनके अंतर्गत कोई अपराध हुआ है तो उसके कहे हुए स्थान पर लिखा जाएगा। दुभाषिया जो उसकी जो भाषा है, इशारों से या फिर किसी और तरीके से वो भाषा समझती है बच्ची, वो जो है रखा जाएगा साथ में। स्पेशल एजुकेटर रखा जाएगा, और ये सारी स्टेटमेंट है उसकी वीडियोग्राफी होगी। ये मैंडेटरी प्रोविजंस हैं, इसमें एक आध क्वेश्चन आपको आ सकता है। उसके बाद कहता है कि ये जो सारे के सारे जो भी महिलाएं आई हैं जिनके साथ ऐसा ऑफेंस हुआ है, उसका स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 183 बीएनएसएस मैंडेटरी करवाना है, मतलब मैजिस्ट्रेट से उसका स्टेटमेंट करवाना ही पड़ेगा। ये मैंडेटरी है। पहले ये 164 सीआरपीसी हुआ करता था, ये आप ध्यान रखिएगा। सबसेक्शन सी में कहा है द पुलिस ऑफिसर शैल गेट द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन रिकॉर्डेड बाय अ मैजिस्ट्रेट अंडर क्लॉज ए ऑफ जो 6183, ये मैंने आपको बता दिया। ये चीज थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको यहां से भी आ सकता है और इंपॉर्टेंट है। ये जो सेक्शंस हैं ये आपको ध्यान होनी चाहिए। मैंने आपको मेन बता दिया, 72 और 73 निकाल दीजिए, बाकी सेक्शंस आपकी बन जाती हैं, आपको याद करने में आसानी होगी। उसके बाद बोलता है प्राथमिक जांच के लिए, तो प्राथमिक जांच के एसेंशियल्स क्या क्या हैं। पहला, ऐसे मामले जिसमें सजा 3 से 7 साल तक है। दूसरा, सूचना कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए ही होनी चाहिए। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि क्या पुलिस कॉग्निजेबल ऑफेंस की, संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर प्राथमिक जांच कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में डायरेक्ट एफआईआर होगी, नहीं। ऐसे मामले जिसमें सजा 3 से 7 साल तक है, पुलिस चाहे तो प्राथमिक तौर पर अगर पुलिस को लगता है कि इसमें जो है इंक्वायरी करनी है तो वो कर सकती है पुलिस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंक्वायरी जो है ये आपको ध्यान रखना है 14 डेज की होगी। ये भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, आपको ये भी आ सकता है जो प्राथमिक जांच है पुलिस कितने दिन के लिए कर सकती है, तो आप जो है पुलिस जो है इसमें 14 दिन के लिए जो है इसमें प्राथमिक जांच कर सकती है। प्राथमिक जांच किसकी परमिशन से होगी? डीएसपी रैंक्स के ऑफिसर से परमिशन लेनी पड़ेगी। कौन अप्लाई करेंगे परमिशन के लिए? एसएचओ अप्लाई करेंगे, डीएसपी साहब परमिशन देंगे, 14 दिन के लिए क्वेरी होगी और डिसाइड करना होगा कि इसमें एफआईआर दर्ज करनी है या एनसीआर दर्ज करनी है। ठीक है, इंक्वायरी किसके लिए कर रहे हैं? ये जानने के लिए इसमें एफआईआर दर्ज करें या एनसीआर दर्ज करें।
अब आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि किन मामलों में जो है प्राथमिक जांच पुलिस द्वारा की जा सकती है। तो ऐसे मामले जहां पर सजा जो है 3 साल से लेके 7 साल तक है, उसमें पुलिस प्राथमिक जांच कर सकती है। यदि कौन सी सेक्शन में होगी ये भी पूछ सकता है। सेक्शन 173 के सबसेक्शन 3 में जो है प्राथमिक जांच होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद कहता है कि अगर किसी व्यक्ति का एफआईआर दर्ज नहीं होता थाने में, थानेदार साहब अगर मना कर देते हैं एफआईआर दर्ज करने के लिए, तो उसके पास क्या प्रावधान है। तो वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जो है एप्लीकेशन लेके जा सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भेज सकते हैं। और अगर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यहां पे मैं चैनल आपको प्रोसेस बता देता हूं, वो एफआईआर दर्ज करने के लिए अप्लाई करेगा पीएस में, पुलिस स्टेशन में कोई व्यक्ति, ठीक है। पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज नहीं हुआ तो क्या करेंगे, एसपी साहब को अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे, बोलता है इन राइटिंग एंड बाय पोस्ट मे सेंड द सब्सटेंस टू सच इंफॉर्मेशन इन राइटिंग एंड बाय पोस्ट। मतलब बाय पोस्ट अगर भेज सकते हैं, इसमें पोस्ट के जरिए खुद भी चले गए तो खुद भी जा सकते हैं। जिलों में जो है वो एसपी ऑफिस में एप्लीकेशंस आती हैं, जो लोग जो है एप्लीकेशंस उनको भेजते हैं वो इसी प्रावधान में भेजते हैं। या फिर आपको ये भी पूछ सकता है कि अगर किसी का एफआईआर दर्ज नहीं हुआ तो वो जिले के कप्तान को, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को कौन सी धारा में एप्लीकेशन दे सकता है, वो दे सकता है सेक्शन 173 के सबसेक्शन 4 में। ये आपने ध्यान रखना है। एसपी साहब को दिया एप्लीकेशन, यहां पे भी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ तो वो जाएगा 175 की सबसेक्शन 3 में, बीएनएसएस की, जो पहले 156(3) हुआ करता था, कोर्ट में जाएगा, न्यायालय में जाएगा। न्यायालय जो है वो उसमें आदेश देंगे कि आप जो है इसमें एफआईआर दर्ज कीजिए। पुलिस की बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें आप याद रखिए ध्यान से, आपको 3-4 क्वेश्चन इस सेक्शन से आएंगे, क्योंकि ये पुलिस की कार्यवाही का, पुलिस की कार्यप्रणाली का मेन सेक्शन है। चाहे यही पूछ ले आपको कि एफआईआर कौन सी सेक्शन में दर्ज किया जाता है। एफआईआर का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। एफआईआर क्या होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर कहते हैं उसको। दर्ज कौन सी सेक्शन में किया जाता है, 173 बीएनएसएस में दर्ज किया जा सकता है, ठीक है। दर्ज कौन से मामलों का किया जाता है, कॉग्निजेबल, जो संज्ञेय अपराध होते हैं उनमें जो है एफआईआर दर्ज किया जाता है। और कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन सी सेक्शन में डिफाइंड है, सेक्शन 2 बीएनएसएस में जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिफाइन किया गया है। ये आप देखिएगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए जो है वो अलग से ही हमने वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं सेक्शन 174 बीएनएसएस पे, उसमें इंफॉर्मेशन में अब हमने कहा कि ऑफेंस 2 किस्म के हैं। एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है साहब, असंज्ञेय अपराध, ठीक है। अब उसकी इंफॉर्मेशन आती है तो क्या होगा, अगर एनसीआर की इंफॉर्मेशन आती है तो एनसीआर डलती है साहब थाने में, जिसको हम रोजनामचे की जिसको हम बोलते हैं डीडी एंट्री करना। कहां डालते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट कहां आती है। देखिए, अगर तो कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन है तो डीडी एंट्री भी होती है, रोजनामचे में भी रपट डलती है, और अलग से एफआईआर का जो रजिस्टर होता है थाने में उसमें एफआईआर काटी जाती है, ठीक है। वो आप पीपीआर में देख लीजिएगा आपका एफआईआर का रजिस्टर कौन सा है। लेकिन जब एनसीआर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो उसकी नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट दर्ज की जाती है। अब ये जो नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, डीडी एंट्री जो दर्ज की, रोजनामचे में डाला, इसमें पुलिस क्या लिखती है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट में कि जो अपराध है वो असंज्ञेय अपराध है। पुलिस असंज्ञेय अपराध में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती, ये हमें ध्यान रखना है। इन्वेस्टिगेशन हम लोग केवल और केवल कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही कर सकते हैं, और इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है जब एफआईआर दर्ज हो गया तो इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। लेकिन हमें ध्यान रखना है जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं उसमें हम लोग न्यायालय की परमिशन के बिना, न्यायालय के आदेश के बिना इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। तो यहां पर एनसीआर दर्ज हुआ जिसको बोलते हैं डीडी एंट्री, और सेक्शन 174 बीएनएसएस में कहा गया है कि जितने भी डीडी एंट्रीज होंगी वो फोरनाइटली, एक पक्ष के बाद, फोरनाइटली 14-15 दिन का एक पखवाड़ा होता है, एक पखवाड़े के बाद वो जो रिपोर्ट्स हैं, डीडी एंट्रीज हैं, वो कहां भेजनी है आपको, इलाका मजिस्ट्रेट को, आपका जो मजिस्ट्रेट है उसको भेजनी है, ठीक है साहब। ये रीजन क्यों है, क्यों भेजनी है, ये मैंने एक वीडियो अलग से बनाया है 173 और 174 पे, उसमें देखिएगा। इसमें अगर आएंगे तो हम लोग जो है बहुत टाइम हमारा लग जाएगा। हमें यही ध्यान रखना है, एनसीआर के बारे में अगर आपको पूछता है तो बोलेगा कि कितने टाइम में जो है वो डीडी एंट्री जो है मजिस्ट्रेट को भेजनी है, फोरनाइटली, एक पखवाड़े की जो डीडी एंट्रीज हैं, एनसीआर हैं, वो आपको कोर्ट में
भेजनी होती हैं, एसएचओ भेजते हैं। उसके बाद बोलता है सेक्शन 175 बीएनएसएस में, 175 बीएनएसएस में बोलता है कि अगर एसपी चाहें, एसपी साहब चाहें, प्रोवाइजो दिया हुआ है प्रोवाइडेड करके कि अगर एसपी साहब चाहें तो ऐसे किसी ऑफेंस में डीएसपी साहब को भी जो है वो इन्वेस्टिगेशन सौंप सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि मामला जो है वो सीरियस है, आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए। सेक्शन 175 के प्रोवाइजो में दिया गया है। और उसके बाद कहा गया है, हमने कहा कि जब किसी का एफआईआर दर्ज नहीं होता तो वो कहां जाता है, 173 के सबसेक्शन 3 में जो है कोर्ट में अप्लाई करता है कि मैंने सारे हथकंडे अपना लिए, थाने में गया था, थाने में एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, एसपी को एप्लीकेशन दिया था, एसपी ने भी जो है मेरा एफआईआर दर्ज नहीं किया, तो सेक्शन 173 के 175 के सबसेक्शन 3 में जो है वो एप्लीकेशन देता है एफिडेविट के साथ, कहां पे, कोर्ट में, और उनको कहता है कि मेरा जो है एफआईआर जो है दर्ज किया जाए या फिर पुलिस को बोला जाए कि आप इसमें इन्वेस्टिगेशन करें। तो ये सबसेक्शन 3 में ये जो है वो कहा गया है कि मजिस्ट्रेट अब जो भी आदेश देंगे पुलिस को उससे पहले इंक्वायरी इनिशिएट करेंगे, उसी के बाद जो है आदेश देंगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए या नहीं कीजिए। बाकी उसके बाद सबसेक्शन 4 में बोलता है कि अगर एम्प्लॉय के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट अगर मैजिस्ट्रेट के पास आती है तो मैजिस्ट्रेट उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पूछेंगे कि ऐसा क्यों है, रीजन पूछेंगे, और उसका जो सीनियर ऑफिसर है उससे भी जो है फैक्ट फाइंड कर सकते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के खिलाफ, जो लोक सेवक है उसके पास, उसके खिलाफ ऐसी कंप्लेंट क्यों आई, रीजंस क्या हैं। उसके बाद बोलता है सेक्शन 176 बीएनएसएस में कि सेक्शन 176 का सबसेक्शन 1 उसका बी में सबसेक्शन में बोलता है कि जो रेप केसेस होंगे उसमें जब पुलिस ऑफिसर मौके पे जाएगा, स्टेटमेंट लिखेगा, वो स्टेटमेंट की मैंडेटरी वीडियोग्राफी की जाएगी। तो बोलने का मतलब है कि जो रेप केसेस होंगे उनका जब स्टेटमेंट लिखा जाएगा उसकी जो वीडियोग्राफी करनी है। उसमें लिखा है कि एंड सच स्टेटमेंट्स में आल्सो बी रिकॉर्डेड थ्रू एनी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस इंक्लूडिंग मोबाइल फोन, मतलब उसका वीसी के थ्रू भी लिखा जा सकता है स्टेटमेंट इसमें, और वीडियोग्राफी भी उसकी मैंडेटरी होगी। अब अगर आपको पूछ ले कि जिस महिला के साथ बलात्कार हुआ है और वो थाने में इंफॉर्मेशन लेके आई है, सिंपल महिला अडल्ट है कोई, उसके साथ बलात्कार हुआ है और थाने में या फिर रास्ते में कहीं पुलिस ऑफिसर को मिलकर अपना स्टेटमेंट लिखवाती है, तो उस महिला का स्टेटमेंट जो है वो जब लिखा जाएगा तो उसकी वीडियोग्राफी कौन सी सेक्शन में होगी, 176 का सबसेक्शन 1 उसका जो है प्रोवाइजो का पार्ट बी है, उसमें कहा गया है कि उसका वीडियोग्राफी करना है और उस महिला के पेरेंट्स, माँ बाप की प्रेजेंस में वो स्टेटमेंट लिखना है। माँ बाप नहीं है तो कोई गार्जियन होगा, उसका जो केयर टेकर होगा उसकी जो प्रेजेंस में जो है वो लिखना है स्टेटमेंट। अगर ऐसा कोई भी नहीं है तो कोई सोशल वर्कर होना चाहिए। क्यों ये सारा कॉन्सेप्ट क्यों रखा है, क्योंकि जिस महिला के साथ बलात्कार हुआ होगा वो इमोशनली जो है वो टूट चुकी होगी, मेंटली स्ट्रेस होगा, इमोशनली टूटी होगी, तो उसके साथ अगर पेरेंट्स होंगे, गार्जियन होंगे या कोई सोशल वर्कर होगा तो उसको थोड़ा ढांढस वो लोग बंधाएंगे, थोड़ी उसकी हेल्प करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। सेक्शन 176 बीएनएसएस में ये प्रावधान दिया हुआ है। सेक्शन 176 के सबसेक्शन 3 में कहा गया है कि ऐसा अपराध जिसमें सजा 7 साल है या 7 साल से ज्यादा है, उसमें अगर कोई अपराध हो जाता है तो एसएचओ जब भी मौके पे जाएगा वो वहां पर एक्सपर्ट को बुलाएगा, जो फोरेंसिक एक्सपर्ट होगा उसको बुलाएगा। क्यों बुलाएगा? क्योंकि वहां पे जो भी साक्ष्य इकट्ठे करने हैं, एविडेंस जो भी इकट्ठा करना है वो फोरेंसिक एक्सपर्ट के द्वारा इकट्ठा किया जाएगा, और जो ये प्रोसेस होगा, जो एविडेंस उठाएगा जो एक्सपर्ट, उसकी वीडियोग्राफी जो की जाएगी वो पुलिस ऑफिसर के द्वारा की जाएगी और वो प्रेफरेबली मोबाइल फोन के द्वारा की जाएगी। अब क्या है इसमें, क्या है, आपको क्वेश्चन क्या आ सकता है कि ऐसा प्रावधान कहां पर है कि फोरेंसिक एक्सपर्ट स्पॉट विजिट करेंगे, मतलब मौके पे जाएंगे। तो आपने ध्यान रखना सेक्शन 176 का सबसेक्शन 3 है बीएनएसएस का, लेकिन इसमें 5 साल का समय राज्यों को दिया गया है। 5 साल कब से शुरू हो गए? 1 जुलाई 2024 से 5 साल शुरू हो गए हैं। 5 साल के अंदर अंदर जो है प्रावधान करना होगा। जिनके पास सीमित संसाधन है, संसाधन जुटाने के लिए जो है सरकार ने 5 साल का समय दिया हुआ है। 5 साल के बाद मैंडेटरी ऐसे मामलों में जहां पर सजा 7 साल से ज्यादा है, स्पॉट विजिट जो है फोरेंसिक एक्सपर्ट किया करेंगे
और एविडेंस जो भी कलेक्ट करेंगे, वहां से जो भी साक्ष्य उठाएंगे वो फोरेंसिक एक्सपर्ट उठाएंगे और पुलिस को हैंड ओवर करेंगे। उस प्रोसेस का सारा क्या होगा, वीडियोग्राफी होगा। 173 के सबसेक्शन 3 के बाद एक प्रोवाइसो इन्होंने ऐड किया है, उसमें कहा है कि अगर राज्य चाहें तो फोरेंसिक एक्सपर्ट की जो सर्विस है, उनकी जो मदद है, वो दूसरे राज्यों से भी ले सकते हैं अगर उनको जरूरत पड़ती है तो। लेकिन इसमें सजा जो है वो 5 साल का। ये भी पूछ सकता है आपको कि जो फोरेंसिक एक्सपर्ट के जो मैंडेटरी विजिट है उसके लिए कितने समय, कितने वर्ष जो है वो दिए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि 5 साल का समय है इसमें तैयारी करने के लिए। 5 साल के बाद जो है फोरेंसिक एक्सपर्ट ही आया करेंगे। और ऐसा भी नहीं है, सरकार चाहे तो अभी भी उसमें बुला सकती है, जरूरी नहीं कि 5 साल के बाद ही बुलाना है। अभी भी फोरेंसिक एक्सपर्ट बहुत सारी जगह पे आ रहे हैं और एविडेंस जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं। उसके बाद है सेक्शन 179 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि पुलिस अन्वेषण के दौरान गवाहों को थाने में कैसे बुलाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन 179 बीएनएसएस है नोटिस टू विटनेस। पुलिस को जब भी किसी विटनेस को बुलाना है, गवाह को बुलाना है उसका बयान लिखने के लिए थाने में या कहीं और स्थान पर, तो उसको 179 बीएनएसएस का नोटिस देती है। और ये पोस्ट एफआईआर होता है, एफआईआर दर्ज हो गया उसके बाद ही नोटिस दे सकते हैं। पुलिस की भाषा में इसको हुक्मनामा तलबी भी कहते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, हुक्मनामा तलबी किसी गवाह को देना है। लेकिन कुछ एक रिस्ट्रिक्शंस हैं इसमें, सभी को देके थाने में नहीं बुला सकते ये नोटिस। ये रिस्ट्रिक्शंस जो है इसमें थोड़ा सा चेंज आया है, पहले जो था कुछ और प्रावधान था, क्या चेंज आया है ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले किसी महिला को ये नोटिस नहीं दिया जाएगा, ये आप गांठ बांध लो चीज, किसी महिला को ये नोटिस नहीं दिया जाएगा। कौन सा? 179 बीएनएसएस का। उसके बाद क्या प्रावधान है अगला, ऐसे किसी पुरुष को जिसकी 15 वर्ष से कम और 60 वर्ष से ज्यादा उम्र हो। यह प्रश्न आएगा आपको पक्का, 100% आएगा। 100% तो नहीं बोल सकता, मतलब इंपॉर्टेंट है, आएगा ये, ठीक है। किसी महिला को नहीं देना है, ऐसे पुरुष को जिसकी उम्र 15 वर्ष से कम है। लिखा क्या है जो सेक्शन है, अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स तो नहीं देना है। पुरुष 60 वर्ष से ज्यादा नहीं देना है नोटिस, ठीक है साहब। और जो बीमार आदमी है, वैसे भी एक बीमार होता है और एक एक्यूट इलनेस होती है, बहुत ज्यादा कोई गंभीर बीमारी से जो है वो ग्रस्त है, उसको भी नोटिस नहीं देना है, ठीक है। सीधा सा आ गया। हमें एक चीज याद रखनी है, 179 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में हम गवाहों को नोटिस देने के उपरांत उनको बुलाते हैं कि आप आइए इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिए, हम आपका बयान लिखना चाहते हैं, ठीक है साहब। तो 179 यहां पर प्रभावी होगा, हम नोटिस जो है उनको देंगे। लेकिन हमें पूछा क्या जाएगा, गवाहों का नोटिस तो पूछ सकता है सिंपल, क्या किसी महिला को दिया जा सकता है नोटिस? नहीं दिया जा सकता जी। क्या किसी पुरुष को जिसकी उम्र 15 साल से कम है नोटिस दिया सकता है? नहीं दिया जा सकता। क्या किसी पुरुष जिसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता। क्या किसी बीमार आदमी को नोटिस दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता। लेकिन आगे भी लेकिन कर दिया कि ये सारे लोग स्वयं अपनी इच्छा से थाने में आना चाहें बयान दर्ज कराने के लिए, तो क्या आने दिया जाएगा? बिल्कुल। अगर ये लोग स्वयं अपनी इच्छा से इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, थाने में आके बयान देना चाहते हैं, तो बिल्कुल उनको आने दिया जाएगा और बयान लिखवाने दिया जाएगा। ये आपको 179 जो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। उसके बाद लिखना है, आपको ध्यान रखना है सेक्शन 180 बीएनएसएस, गवाहों का बयान। क्वेश्चन आ सकता है, पुलिस गवाहों के बयान कौन सी धारा में दर्ज करती है? 180 बीएनएसएस में जो है बयान लिखती है पुलिस। किसका? गवाह का बयान। अभियुक्त का नहीं लिखती, गवाह का इसमें लिखती है स्टेटमेंट। इसमें मेन चीज हमें ध्यान रखनी है, आपको प्रश्न आ सकता है कि क्या 180 बीएनएसएस के बयान में गवाह के हस्ताक्षर करवाए जा सकते हैं? नहीं।
आपको क्लियर ध्यान में रखना है कि किसी व्यक्ति का स्टेटमेंट, किसी गवाह का स्टेटमेंट अगर 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में लिखा है पुलिस ने, तो उसका सिग्नेचर उसके ऊपर नहीं होंगे, और अगर सिग्नेचर हो गए तो उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है आइज ऑफ लॉ में। ये हमें ध्यान रखना है। और उसके बाद है सेक्शन 180 में एक नई चीज क्या आई है। हम लोग जो था हम लोग डिस्कस कर रहे थे नई चीजें क्या क्या आई हैं, लेकिन जब चल पड़ता है तो काम, तो हम लोग और भी चीजें जो इंपॉर्टेंट आती हैं वो डिस्कस कर लेते हैं उससे। चलो फायदा, ये नुकसान तो खैर कुछ है नहीं। 180 में एक चीज और है, वही चीज जो हम पीछे भी पढ़ रहे हैं। हम 72 सिंह और 73 सिंह को यहाँ पे निकालना है। शुरू हमने किया था 64 से, और कहां तक जा रहा है ये 79 तक, और इसमें 72 सिंह और 73 सिंह को हमने निकाल दिया और जोड़ा एक 124 बीएनएस। ये सेक्शन सारी हैं बीएनएस की। अगर किसी महिला के साथ इन सेक्शंस के अंतर्गत अपराध हुआ है और उसने एफआईआर दर्ज नहीं कराई है, उसके किसी रिश्तेदार ने एफआईआर दर्ज कराई है या किसी और की कंप्लेंट पे एफआईआर दर्ज हुई है, तो जब पुलिस इनका बयान लिखेगी तो कौन सी सेक्शन में स्टेटमेंट होगा, वो 180 बीएनएसएस में होगा, और उसके सिग्नेचर नहीं करवाए जाएंगे। और इसमें कहा गया है कि उसकी वीडियोग्राफी होगी और किसी महिला द्वारा लिखा जाएगा। आपने सीधा सा ध्यान रखना है, महिला पुलिस ऑफिसर या फिर महिला ऑफिसर। आपने सीधी सी बात एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी किसी रेप से रिलेटेड, एसिड अटैक से रिलेटेड किसी महिला के साथ अगर अपराध हुआ है, उसका स्टेटमेंट अगर पुलिस लिखेगी तो महिला लिखेगी, महिला पुलिस ऑफिसर लिखेगी। और अगर महिला पुलिस ऑफिसर नहीं है तो अन्य कोई और ऑफिसर, किसी और डिपार्टमेंट की ऑफिसर भी जो है वो लिख सकती है। इसमें कोई मजिस्ट्रेट भी लिख सकती है, कोई भी लिख सकती है, लेकिन महिला होनी चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। दूसरा, 180 की स्टेटमेंट पे सिग्नेचर नहीं होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन जो है हमें आ सकता है। 180 हमारा हो गया। उसके बाद आता है साहब हमारा जो नई चेंज आई है 183 बीएनएसएस। सेक्शन 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि इसमें विक्टिम का स्टेटमेंट लिखा जा सकता है, किसी गवाह का स्टेटमेंट लिखा जा सकता है, अभियुक्त का स्टेटमेंट भी लिखा जा सकता है। लेकिन इसमें कौन से स्टेटमेंट, कौन से मजिस्ट्रेट लिखेंगे, बोलता है जिस डिस्ट्रिक्ट में एफआईआर दर्ज हुआ होगा। लिखा क्या है इसमें सेक्शन में, एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच द इंफॉर्मेशन अबाउट कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस हैज बीन रजिस्टर्ड। मतलब जिस जिले में अपराध का होना रजिस्टर हुआ है, मतलब एफआईआर दर्ज हुआ है, उस जिले का मजिस्ट्रेट ही क्या कर सकता है, 183 बीएनएसएस का बयान लिख सकता है। इसमें आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से जिले का मजिस्ट्रेट दर्ज करेगा बयान, तो वही जिले का, जिस जिले में एफआईआर दर्ज हुई है उसी जिले का जो है मजिस्ट्रेट जो है एफआईआर दर्ज करेगा। और क्या चेंज आया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सेक्शन 183 में? दूसरा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो 183 का जो स्टेटमेंट है उसमें आया है कि कोई महिला रेप विक्टिम अगर आती है स्टेटमेंट करवाने के लिए, पुलिस लेके आती है, जिसके अंक 64 से लेके 64 से लेके 69, 72 एंड 73 काट दीजिए, या फिर 124 बीएनएस का कोई अपराध हुआ है, उसका स्टेटमेंट शीघ्र अतिशीघ्र लिखा जाएगा मजिस्ट्रेट के द्वारा। साथ में कहा गया है कि महिला मजिस्ट्रेट के द्वारा लिखा जाएगा, यहां तक संभव हो महिला मजिस्ट्रेट लिखेगी स्टेटमेंट को। लेकिन अगर महिला मजिस्ट्रेट उपस्थित नहीं है, कई ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं कि महिला मजिस्ट्रेट नहीं है, तो पुरुष मजिस्ट्रेट लिख सकता है, लेकिन महिला की उपस्थिति में। महिला चाहिए साथ में कोई, ठीक है जी। पुरुष मजिस्ट्रेट लिख सकता है लेकिन साथ में एक महिला चाहिए। ये इन्होंने जो है प्रावधान जो है मैंडेटरी इन्होंने रखा है। उसके बाद कहता है कि पुलिस ऑफिसर को लगता है कि किसी गवाह का बयान करवाना है और जरूरी है, इसका बयान अच्छा इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो ऐसे मामले जिसमें सजा 10 साल है या 10 साल से अधिक है, तो मजिस्ट्रेट को, अगर पुलिस ऑफिसर ने एप्लीकेशन लगाई है तो मजिस्ट्रेट साहब को मैंडेटरी उसका बयान लिखना ही पड़ेगा। अब जो प्रावधान है, अगला जो नया प्रावधान है कि जो महिला मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड होगी और जिसके साथ ये अपराध होगा, 64 to 69, 124 हमने जो डिस्कस किया, 72-73 इसमें से निकाल देंगे। अगर ऐसी महिला कोई लाई है मजिस्ट्रेट के पास, तो वो उसकी स्टेटमेंट का जो है वीडियोग्राफी करेंगे। मैंडेटरी तौर पर जो है उसका वीडियोग्राफी होगा, रिकॉर्डेड थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस, प्रेफरेबली बाय मोबाइल फोन, इसमें कहा गया है। ये थे सेक्शन 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो चेंजेस आई हैं। बाकी
हम वैसे ही मैं बता दूं आपको 184 बीएनएसएस में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सेक्शन इसमें नई नहीं है, वैसे बता रहा हूं। 184 बीएनएसएस में रेप विक्टिम जो होती है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाता है। करता कौन है? एमओ करता है। पहले हमने कहा था कि जो अरेस्टेड महिला है उसका मेडिकल कौन करेगा? फीमेल डॉक्टर ही कही थी। तो इसमें जो रेप विक्टिम है, रेप विक्टिम जिसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है, मतलब जो अडल्ट है, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कोई भी मेडिकल ऑफिसर कर सकते हैं, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, लेकिन उसमें महिला का कंसेंट चाहिए। साथ में महिला कंसेंट देती है तो उसमें मेडिकल ऑफिसर जो है वो कर सकते हैं उसका। और कितने टाइम में मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजना होता है, ये क्वेश्चन आ जाता है। 24 घंटे के अंदर, मतलब जब से इंफॉर्मेशन पुलिस को मिली रेप की तो 24 घंटे के अंदर अंदर जो है उसको पुलिस को उस महिला को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज देना चाहिए। उसके बाद आता है सेक्शन 185 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। जब हमने सेक्शन 105 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पढ़ा था तो मैंने आपको कहा था कि 185 के बारे में हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। 185 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में नई चीज जो आई है, पहला तो यह है कि यह सर्च है, तलाशी है पुलिस ऑफिसर के द्वारा ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, जांच के दौरान। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन मतलब इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है जो पुलिस ऑफिसर अगर कभी तलाशी लेता है किसी स्थान की तो 185 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में लेता है। उसका सुबॉर्डिनेट अगर कोई होगा तो वो 185(3) में अगर उसको अथॉरिटी देगा पुलिस ऑफिसर तभी होगा। इसमें जो नई चीज आई है उसमें कहा गया है, प्रोवाइजो इसमें दिया गया है कि शेल बी रिकॉर्डेड, जो सर्च होगी, तलाशी होगी, उसकी जो है वीडियोग्राफी की जाएगी। ये मैंडेटरी है, ये चीज पहली आई है। फोन के द्वारा ही रिकॉर्ड की जाएगी। और जो रिकॉर्ड जो बना, पुलिस ऑफिसर ने जो रिकॉर्ड बनाया, मतलब जो फर्द बनी वहां पर, जब्ती जो भी बनी, जब्ती बनी, फर्द बनी, अदम बरामदगी बनी, जो भी बनी, वो 48 घंटे में, 48 घंटे के अंदर अंदर, बट नॉट लेटर देन 48 आवर्स, 48 घंटे के अंदर अंदर जो मैजिस्ट्रेट हैं, अधिकारिता रखने वाले, उनको भेज दी जाएगी। ये दो चेंजेस हैं इसमें। पहले 48 आवर का जो टाइम नहीं था, अब इन्होंने 185 में ध्यान रखना है। 185 में जब भी तलाशी पुलिस ऑफिसर करता है, उस जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके, जो भी उसने फर्दे बनाई या जो भी अदम बरामदगी बनाई है, उसकी कॉपी जो है 48 घंटे के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट को भेजनी होती है। और जो तलाशी होगी, जो भी तलाशी होगी या फिर जो मेमो बनेंगे या जो सीजर बनेगा, पुलिस जो भी जब्ती बनाएगी उसकी मैंडेटरी वीडियोग्राफी की जाएगी। उसके बाद है हमारा सेक्शन 187 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, रिमांड से रिलेटेड सेक्शन है। सेक्शन 187 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो नई चीजें आई हैं वो फटाफट हम लोग डिस्कस कर लेंगे। 187 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता रिमांड की बात करता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, ये पहले 167 सीआरपीसी हुआ करता था, अभी है 187 बीएनएसएस। टोटल पुलिस कस्टडी कितना होता है ये पुलिस ऑफिसर को पता होना चाहिए। 15 दिन पुलिस कस्टडी होता है, ठीक है। पुलिस कस्टडी टोटल कितना होता है? 15 दिन होता है। पुलिस कस्टडी में जो 60 चार्जशीट डालने के लिए पुलिस को कितना समय मिलता है? 60 एंड 90 डेज मिलता है। ऐसे मामले जहां पर सजा 10 वर्ष तक है, 10 वर्ष तक है, उसमें पुलिस को 60 दिन मिलते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और ऐसे मामले जिनमें सजा 10 वर्ष से अधिक है, उसमें पुलिस को 90 दिन मिलते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अब जो मैजिस्ट्रेट हैं, जो रिमांड होगा, पुलिस रिमांड टोटल 15 दिन होगा। कब कब लिया जा सकता है? हमने बोला 60 और 90 दिन मिलते हैं। तो ऐसे मामले जहां पर सजा 60 वर्ष, तो ऐसे मामले जहां पर सजा 10 वर्ष तक है, कितनी है? 10 वर्ष तक है, उनमें जो है हम बात कर रहे हैं जिनमें सजा 10 वर्ष तक है, इसमें पुलिस ऑफिसर पुलिस रिमांड के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। जहां पर सजा 10 वर्ष तक है, इसमें टोटल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मिलते हैं पुलिस को 60 डेज। अब पुलिस रिमांड कितने दिन तक ले सकती है? पहले 40 दिन तक कभी भी रिमांड की एप्लीकेशन पुलिस के द्वारा लगाई जा सकती है। लेकिन पुलिस कस्टडी टोटल कितनी मिलेगी? 15 दिन मिलेगी, 15 दिन से ज्यादा नहीं मिलेगी। अब यहां पे क्या है, मुझे केस मिला, मैंने अभियुक्त को अरेस्ट किया। ये 60-90 डेज कब से शुरू होते हैं? जिस दिन हमने अभियुक्त को गिरफ्तार करके प्रस्तुत किया न्यायालय में, जिस दिन से प्रस्तुत किया उस दिन से 60 या 90 दिन शुरू हो जाते हैं। अब जिन मामलों में सजा
जो है वो 10 वर्ष तक है, वहां मुझे 60 दिन मिलते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो मैं पहले 40 दिन तक कभी भी पुलिस कस्टडी मांग सकता हूं एक्यूज्ड का, अभियुक्त का। लेकिन कैसे? जब 15 दिन में से बची होगी। अगर मैंने पहली तारीख को अरेस्ट किया, 2 को पेश किया एक्यूज्ड को, और 15 दिन मैंने पुलिस कस्टडी सारी खत्म कर दी, तब दोबारा एप्लीकेशन नहीं लगेगी। ठीक है साहब? अगर मैंने पहली तारीख को अरेस्ट किया, 2 को पेश किया और 2 दिन पुलिस कस्टडी इसका लिया, 13 दिन पुलिस कस्टडी मेरा बचता है ना, तो मैं 30 तारीख को दोबारा फिर पुलिस कस्टडी ले सकता हूं 5 दिन का। उसके लिए मुझे प्रोडक्शन वारंट लगाना पड़ेगा, और जब एक्यूज जो है प्रस्तुत होगा न्यायालय में, तो मैं उसका पुलिस कस्टडी मांग सकता हूं न्यायालय से। ये थे मामले जहां पर सजा 10 साल तक है। अब है हमारे ऐसे मामले जिसमें सजा 10 वर्ष से अधिक है। जिन मामलों में सजा 10 वर्ष से अधिक होती है उसमें इन्वेस्टिगेशन करने को मिलते हैं 90 दिन साहब। तो इन मामलों में मैं पहले 60 दिन तक पुलिस कस्टडी क्लेम कर सकता हूं। कभी भी पुलिस कस्टडी के लिए एप्लीकेशन दे सकता हूं, लेकिन मिलेगी कितनी? वही 15 दिन तक पुलिस कस्टडी मिलेगी। बोलने का मतलब है ऐसे मामले जहां पर सजा 10 वर्ष तक है और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए 60 दिन उन मामलों में मिलते हैं, तो मैं पहले 40 दिन तक जो है पुलिस कस्टडी के लिए एप्लीकेशन लगा सकता हूं। और ऐसे मामले जहां पर सजा 10 वर्ष से अधिक है, 10 वर्ष है या 10 वर्ष से अधिक है, और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए 90 दिन मुझे मिलते हैं, तो मैं एप्लीकेशन लगाऊंगा पुलिस कस्टडी के लिए पहले 60 दिन तक, कभी भी जो है उसको पुलिस कस्टडी में ले सकता हूं। मतलब पहले जो 15 दिन होते थे सीआरपीसी के टाइम में इकट्ठे मिल जाते थे, या फिर 5-5 दिन करके, पहले सिर्फ 15 दिन तक ही मिलते थे। तो आपने अरेस्ट किया, पहली को ही पेश कर दिया, तो 15 तारीख तक ही आपको पुलिस कस्टडी मिलेगी। आप जो है एक बार एक्यूज जुडिशियल कस्टडी चला गया, 15 दिन आपके खत्म हो गए, तो दोबारा से आपको एक्यूज नहीं मिलता था। लेकिन यहां पर सिनेरियो बदल गया है। आपने पहली को अरेस्ट किया, पहली को ही पेश कर दिया, उसके बाद 5 तारीख तक आपने पुलिस कस्टडी ली, 5 को ही वो जुडिशियल कस्टडी चला गया। आपको 20 दिन बाद जरूरत पड़ती है उस एक्यूज की, आप दोबारा से प्रोडक्शन वारंट की एप्लीकेशन लगाइए, पुलिस कस्टडी की एप्लीकेशन लगाएं, और उससे दोबारा फिर 5 दिन की पुलिस कस्टडी ले सकते हैं, दोबारा से पूछताछ कर सकते हैं। ये 187 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में बहुत ज्यादा चेंज आया है। एक प्रोवाइजो इन्होंने जो है 187 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ऐड किया है। उसमें कहा गया है कि अगर कोई अभियुक्त जुडिशियल कस्टडी में है तो उसको जेल में रखा जाएगा, और अगर कोई अभियुक्त पुलिस कस्टडी में है तो उसको केवल और केवल पुलिस स्टेशन में रखा जाएगा। उसके अलावा जो है उस व्यक्ति को कहीं भी नहीं रखा जा सकता। मतलब हाउस अरेस्ट किसी आदमी को नहीं किया जा सकता। अगर उसको अरेस्ट करना है तो उसको अरेस्ट करके थाने में रखना पड़ेगा। उसके बाद है सेक्शन 190 में थोड़ा सा चेंज आया है कि अगर 190 बीएनएसएस का बॉन्ड अगर कोई पुलिस ऑफिसर भरवा लेता है अभियुक्त से, तो जिस दिन चार्जशीट होगी उस दिन उस एक्यूज को पर्सनली लाना जरूरी नहीं है। वो बॉन्ड अगर भरा है उसने 190 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, तो वो सफिशिएंट है। मैजिस्ट्रेट ये नहीं बोल सकते कि अभियुक्त को पर्सनली आप पेश कीजिए। उसके बाद है सेक्शन 193 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसमें पुलिस ऑफिसर जो है वो चार्जशीट फाइल करते हैं। पहला क्वेश्चन आ सकता है आपको कि पुलिस फाइनल रिपोर्ट, चालान जो है, चालान जिसको कहते हैं, पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं, एक अलग से वीडियो बनाएंगे इन्वेस्टिगेशन का पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा अगर समय हमारे पास हुआ तो। समय की बहुत कमी है। लोग बोलते हैं कि आप वीडियोस अपलोड नहीं करते। दिक्कत यह है कि वीडियोस बनाना भी खुद होता है, वीडियो की एडिटिंग भी खुद करनी होती है, और पूरा दिन जो है, अगर आपने 1 घंटे का वीडियो अपलोड करना है तो आपका पूरा दिन जो है वो खत्म होने वाला है, क्योंकि एडिटिंग के लिए आपके 2-3 घंटे लग जाते हैं, बनाने के लिए भी आपको टाइम लगता है, और अपलोडिंग के लिए स्लो इंटरनेट है तो उसके लिए आपको समय लगता है। सेक्शन 193 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सबसेक्शन 3 में आप जो है पुलिस जो है चार्जशीट देती है, चालान जो है न्यायालय में किसी अभियुक्त के खिलाफ प्रस्तुत करती है। अब हमें एक चीज और ध्यान रखना है, रेप केसेस में सेक्शन 64, जिन मामलों में सेक्शन 64 है, 65 है, 66 है, 67 है, 68 है, 70 है, 71 है, और पॉक्सो की सेक्शन 4, 6, 8 है और 10 है। 4, 6, 8 एंड 10 है। इसमें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए 60 दिन का समय मिलता है। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में चालान देने का समय उस दिन से शुरू होता है जिस दिन एक्यूज को गिरफ्तार करके न्यायालय में प्रस्तुत किया पुलिस ऑफिसर ने। लेकिन यहां पर जो टाइम लिमिट है, इसमें टाइम लिमिट ध्यान रखिएगा 60 डेज है। एक और एक्ट है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, उसमें जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए 60 दिन मिलते हैं।
तो इसमें भी ये जो मामला है इसमें भी आपको 60 डेज मिलेंगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसमें क्वेश्चन आ सकता है। चार्जशीट कौन सी सेक्शन में देते हैं? सेक्शन 193 के सबसेक्शन 3 में देते हैं, चालान जो पुलिस ऑफिसर देते हैं। अब जो नई चीज दी गई है इसमें कहा गया है कि जो चार्जशीट होगी वो डिजिटल मोड से भी दी जाएगी, मतलब ऑनलाइन चार्जशीट भी पुलिस के ऑफिसर के द्वारा सबमिट की जाएगी, मैंडेटरी है, उसके अलावा उन्होंने कहा है। उसके बाद कहा है कि जो मेडिकल होता है रेप विक्टिम का, वो मैंडेटरी तौर पर उसका जो एमएलसी है वो चार्जशीट के साथ लगेगा। बाकी चीजें तो हैं ही हैं, पार्टीज का नाम, क्या ऑफेंस हुआ, क्या क्या चीजें हैं, वो सारी लगती हैं। और साथ में एक चीज उन्होंने जोड़ी है, जो डिजिटल डिवाइस हैं, डिजिटल डिवाइस हैं, उनकी चेन ऑफ कस्टडी मैंडेटरी तौर पर जो है वो चार्जशीट के साथ पुलिस ऑफिसर लगाया करेंगे। उसके बाद 193 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एक चीज और ऐड की गई है, वो कहा गया है कि जो विक्टिम होगा, विक्टिम कौन होगा, या फिर इंफॉर्मेंट होगा जिसने सूचना दी है, इन दोनों में से या इन दोनों व्यक्तियों को एफआईआर दर्ज होने के 90 दिन के भीतर प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजी जाएगी। प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या होगी कि आपके मामले में हमने इन्वेस्टिगेशन किया, इसमें एक चार्जशीट बन रही है, सीआर बन रही है, क्लोजर बन रही है, जो भी बन रहा है उसको आपने इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर देगा। पुलिस ऑफिसर जो है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से भी दे सकता है, मतलब व्हाट्सएप से भी इंफॉर्मेशन दे दी है तो वो चल जाएगा। उसके बाद जो है सेक्शन सबसेक्शन 8 जो है 193 का सबसेक्शन 8 है, वो कहता है कि जो जितने भी अभियुक्त होंगे चार्जशीट की कॉपीज जो होंगी, चार्जशीट और रिलाइड अपॉन चलानी जो डॉक्यूमेंट होंगे, चार्जशीट और चलानी डॉक्यूमेंट जो होंगे उनकी कॉपीज बना के फाइल बना के जो है वो अभियुक्त को चलान के साथ न्यायालय में जमा करानी होगी। रीजन सेक्शन 230 बीएनएस में, सेक्शन 230 बीएनएसएस में न्यायालय जो है वो कॉपी देता है एक्यूज को, जिसके खिलाफ न्यायालय ने मुकदमा चलाना होता है, क्योंकि एक्यूज को पता होना चाहिए कि उसके खिलाफ एविडेंस क्या है। तो चार्जशीट की कॉपी और चलानी कागज जितने भी हैं उसकी एक कॉपी एक्यूज को दी जाती है। तो मान लीजिए अगर एक केस में एक एक्यूज्ड है तो एक एडिशनल कॉपी पुलिस ऑफिसर बना के चलान के साथ मजिस्ट्रेट को देंगे, और अगर 10 एक्यूज्ड हैं तो 10 कॉपीज देंगे, और अगर 20 एक्यूज्ड हैं तो 20 कॉपीज जो है वो मजिस्ट्रेट को देनी पड़ेगी सेक्शन 193 के सबसेक्शन 8 में। और उसके बाद अगला प्रावधान है कि जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी, आगामी तफ्तीश जो होगी, एक 193 के सबसेक्शन 9 में पुलिस ऑफिसर के द्वारा की जाएगी। मतलब जब एक बार चालान दे दिया जाता है तो पुलिस भूल तो नहीं सकती ना, अगर कोई और एविडेंस आना है तो उसको कलेक्ट करना पड़ेगा और दोबारा से सप्लीमेंट्री चार्जशीट देना पड़ेगा। सप्लीमेंट्री ततीमा चालान जो देते हैं वो देते हैं सेक्शन 193 के सबसेक्शन 3 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपको 9 बोलेंगे यहां पे लोग, लेकिन सप्लीमेंट्री चार्जशीट या फिर चार्जशीट सेक्शन 193 के सबसेक्शन 3 में ही जाएगी, ये आप लॉक कर लीजिए। उसके बाद बोलता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो भी होगी, प्रोवाइडेड दैट फर्दर इन्वेस्टिगेशन ड्यूरिंग द ट्रायल, अगर ट्रायल शुरू हो गया है, पहली बात, अगर ट्रायल शुरू हो गया है, न्यायालय में ट्रायल शुरू कर दिया, आपने चार्जशीट किया और ट्रायल स्टार्ट हो गया पुलिस न्यायालय के द्वारा, तो इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, क्योंकि ट्रायल तो शुरू हो गया ना। तो बोलता है मे बी कंडक्टेड विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन अगर आप कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए पुलिस ऑफिसर को कि उसमें ट्रायल तो नहीं शुरू हुआ। अगर ट्रायल शुरू हुआ है तो 193(9) में आपको परमिशन लेनी पड़ेगी कोर्ट की कि हम ट्रायल शुरू हो गया महोदय, हमें जो है इसमें नई चीजें पता चली है, नया फैक्ट सामने आया है, नई इन्वेस्टिगेशन, इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने की हमें परमिशन दी जाए, तो कोर्ट आपको परमिशन देंगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने की। और वो जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी वो हमें 90 डेज में कंप्लीट करनी होगी, 90 दिन के बाद, जो 90 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट करनी होगी। इस पीरियड को जो है अगर हम मजिस्ट्रेट को कहेंगे, न्यायालय को कहेंगे, तो वो एक्सटेंड भी कर सकते हैं, बशर्ते कि ग्राउंड्स होने चाहिए। तो 193 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में हम चालान देते हैं। क्वेश्चन मुझे लगता है ये भी आ जाएगा कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद चालान कौन सी सेक्शन में देती है और क्या क्या उसमें सबमिट होता है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन कौन सी सेक्शन में होती है, 193 के सबसेक्शन 9 में होती है फर्दर इन्वेस्टिगेशन। जो सप्लीमेंट्री चालान है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट है, वो कौन से सेक्शन में दिया जाता है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट सेक्शन 193 की सबसेक्शन 3 में दिया जाता है।
और फर्दर इन्वेस्टिगेशन, अगर ट्रायल शुरू हो गया है तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन पुलिस कैसे कर सकती है? विद द परमिशन ऑफ कोर्ट कर सकती है। अगर ट्रायल शुरू हो गया है, कोर्ट ने परमिशन दे भी दी है, तो कितने दिन में उसको कंप्लीट करना होगा? 90 डेज में कंप्लीट करना होगा। और कोर्ट ने अगर परमिशन दी हुई है उसमें, तो अगर 90 डेज की आपको, तो अगर दोबारा से अगर ग्राउंड्स अगर हैं हमारे पास, तो पुलिस जो है, तो न्यायालय जो है पुलिस को और भी समय दे सकती है, एक्सटेंशन उसमें मिल सकता है। उसके बाद है सेक्शन 194, जो मर्ग होती थी, इंक्वेस्ट रिपोर्ट होती है, उसमें ये इन्होंने जोड़ा है 24 आवर रिपोर्ट जो होगी, मर्ग रिपोर्ट होगी, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को 24 घंटे के अंदर जो है वो भेजनी पड़ेगी। 194 में जो है पुलिस क्या करती है, 193 में चार्जशीट हो गया, 194 में जो पुलिस करती है वो करती है इंक्वेस्ट रिपोर्ट प्रिपेयर होती है, मर्ग। 194 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कहा है कि अगर एसएचओ को कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी की मौत पशु की वजह से हुई है या फिर मशीनरी की वजह से हुई है, तो वो उसमें किसी को डाउट नहीं है अगर, तो उसमें मर्ग रिपोर्ट तैयार करेगा, इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार करेगा। लेकिन उन्होंने एक नई चीज जोड़ी है सबसेक्शन 2 में, कि जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट होगी वो डीएम या फिर एसडीएम को जो है फॉरवर्ड की जाएगी 24 आवर में। पहले ये टाइम नहीं था, अब इसमें जो है 24 आवर का टाइम जो है दिया गया है। 195 बीएनएसएस में आप देखना, 195 बीएनएसएस जो है इंक्वेस्ट रिपोर्ट के लिए विटनेसेस बुलाने का जो प्रावधान है, नोटिस है, वो सेक्शन 195 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दिया जाएगा। इसमें उन लोगों को नहीं बुलाया जाएगा जो हमने 179 बीएनएसएस में डिस्कस किया था, 15 साल से नीचे वाले बच्चे को नहीं बुलाया जाएगा, 60 साल से ऊपर वाले पुरुष को नहीं बुलाया जाएगा, महिला को नहीं बुलाया जाएगा और बीमार आदमी को नहीं बुलाया जाएगा। ये उन लोगों को 175 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का नोटिस देके नहीं बुलाना है। उसके बाद हमारे पास सेक्शन 218 इंपॉर्टेंट है बीएनएसएस का, सैंक्शन ऑफ प्रोसिक्यूशन के बारे में। जब भी किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के खिलाफ कोई मुकदमा चलाना होता है तो सैंक्शन लेनी पड़ती है, मतलब सरकार से पहले से अनुमति लेनी पड़ती है। तो कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट के पास मामले बहुत टाइम से लटके रहते हैं, सैंक्शन नहीं मिलता है, तो बोलता है कि सेक्शन 218 के इसमें प्रोवाइजो दिया है, प्रोवाइडेड करके कहा है कि अगर गवर्नमेंट को अप्लाई किया होगा सैंक्शन के लिए और वो 120 दिन के अंदर विद इन अ पीरियड ऑफ 120 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द रिक्वेस्ट ऑफ सैंक्शन, 120 दिन अगर टाइम हो गया है उस रिक्वेस्ट को आए हुए और सैंक्शन जो है गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दी गई है, तो ऐसा माना जाएगा कि गवर्नमेंट ने सैंक्शन ग्रांट कर दी है। मतलब किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के खिलाफ कोई मुकदमा चलाना है तो उसके लिए पहले से सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। तो अनुमति लेने के लिए अगर गवर्नमेंट को अप्लाई किया हुआ है, पुलिस ऑफिसर ने, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने या किसी अन्य एजेंसी ने, और गवर्नमेंट ने जो है उसके खिलाफ सैंक्शन ऑफ प्रोसिक्यूशन जो है वो ग्रांट नहीं किया है और एप्लीकेशन प्राप्त किए हुए सरकार को 120 दिन हो गए हैं, तो ऐसा माना जाएगा कि वो डीम्ड जो है वो ऐसा माना जाएगा कि वो ग्रांट कर दी गई है, सैंक्शन जो है वो दे दी गई है। तो ये सेक्शन हमारा 218 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया। अभी मुझे लगता है कि एक लेक्चर और होगा और हमारा बीएनएसएस जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, जो जो नए प्रावधान बीएनएसएस में आए हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, मेहनत लगी है, लाइक भी कीजिएगा, अगर कमेंट करना है कमेंट भी कीजिएगा, लेकिन लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा जो B1 की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत,